हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए घटना चक्र बुक से एंशियंट हिस्ट्री में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख भी सकते हैं 70 बीपीएससी पीटी 2024 यानी कि 70वीं बीपीएससी पीटी 2024 के लिए जो नया वाला घटना चक्र का बुक है, जिसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। और आज इस सेशन में हम लोग देखिए प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि जो एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे, एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और 70 बीपीएससी पीटी 2024 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी 70 बीपीएससी 2024 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा इसको, तो कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन बुक से एंशियंट हिस्ट्री के यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, और ध्यान दीजिएगा प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि यह प्रश्न जो है किस वर्ष बीपीएससी में पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न 64वीं बीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि पहला प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आप आंसर कमेंट करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक आप अवश्य सुनेंगे। इससे एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। और ये जो मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मेहरगढ़ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो एंशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का इतिहास है, इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा चैप्टर है, हमारा जो टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको साइंस वाले सेक्शन में मैंने आपको बायोलॉजी और फिजिक्स कवर करा दिया है, एक केमिस्ट्री बाकी रह रहा है। साथ ही साथ देखिए बिहार स्पेशल में मैंने आपको बिहार का इतिहास, बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी मैंने कवर करा दिया। ये घटना चक्र पूर्वावलोकन बुक से 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो देखिए ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उससे प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। सामान्यतः शब्द लगा हुआ है। देखिए हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के जो पैर से चालित चाक होता था, जो चाक का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना, परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। और डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन थे और दूसरा जो चित्रित मृदभांड थे, ठीक है ना। मृदभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था
जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का जो है रूप ग्रहण कर लेती थी। ठीक है, इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो यहाँ पर लाल रंग की पुताई की जाती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये कई बार रिपीट भी हुआ होगा प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ये आदि ऐतिहासिक काल है। ठीक है ना, ये है आपका आदि ऐतिहासिक काल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ये 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है ये नगर नियोजन को माना जाता है। किसको माना जाता है? नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के जो है अनुसार, योजना के आधार पर बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है। ठीक है ना, इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिससे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्लियर ना, ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर पूछा है, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है ये नगर नियोजन है, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये लोथल को जाना जाता है। लोथल को जाना जाता है। ठीक है ना, लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है और यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित पड़ता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये पतन नगर भी है सिंधु घाटी सभ्यता का और ये भोगवा नदी के तट पर है लोथल। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह तो अभी मैंने आपको बताया है कौन सा, लोथल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। कौन सा इसमें से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो फ्रेंड्स ये लोथल है। और लोथल कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये भोगवा नदी के तट पर है, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, चलिए, और यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है ये नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, ठीक है ना, हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया के द्वारा 1982 में किया गया था। तो यहाँ पर नर्मदा घाटी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, बताइए। तो देखिए, इसमें से अगर हम विकल्प के अनुसार बात करते हैं तो घोड़े की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को प्राप्त नहीं थी। इस काल में जो ज्ञात पशु थे उसमें बैल, भेड़, भैंस, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट ये सब थे। ठीक है ना, यहाँ पर घोड़ा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है यह किस शैली में प्राप्त होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको जो गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली है इसके तहत बुद्ध एवं बोधि अस्तित्व की जो बहुसंख्यक मूर्तियां हैं वो उनका निर्माण हुआ था। ठीक है, वीएस अग्रवाल के मत के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हेन स्वैंग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी हुई थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी थी, गांधार में बनी थी या फिर मथुरा में बनी थी, ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। चलिए देखिए, कला की गांधार शैली निम्न के समय में फली फूली थी। तो अभी देखिए, मैंने अभी बताया था जो गांधार कला शैली है और मथुरा कला शैली है ये कुषाण काल में, ठीक है ना, इनका व्यापक विकास हुआ था। और
जो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, उन्हीं के समय में। तो यहाँ पर देखिए कुषाण राइट आंसर हो जाएगा, कुषाणों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना, तो फ्रेंड्स ये कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित किया था और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? कलिंग विजय का वर्णन किस अभिलेख में है? तो देखिए अशोक की कलिंग विजय का जो उल्लेख है, अशोक का जो 13वां वृहत शिलालेख है उसी से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो चेदी राजा खारवेल थे उनकी आत्मकथात्मक इसमें स्तुति है। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में है। ठीक है, तो इसमें से देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख में तो मैंने आपको बताया खारवेल का जो आपकी आत्मकथात्मक स्तुति है, रुद्रदामन का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, इन सब में मास्की का अभिलेख। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? हल, जो हल खेत जुताई होता था। तो फ्रेंड्स देखिए हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बनावली से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हुए हैं? जूते हुए खेत के प्रमाण जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। चलिए कालीबंगन जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है ना, चलिए घग्गर नदी के किनारे है ये कालीबंगन, राजस्थान में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, बताइए इसमें से कौन से नहीं थे? तो फ्रेंड्स ये आपका वी.एस. स्मिथ हो जाएगा, वी.एस. स्मिथ। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वी.एस. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे, वी.एस. स्मिथ। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि, आपको सभी ऑप्शन दिख रहे होंगे, बताइए। बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इसीलिए वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त है उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना है यहाँ पर आपको, ठीक है ना, और नीचे कूट दिया गया, यहाँ से आंसर आपको चुन करके बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये नवपाषाणकालीन स्थल दिया गया और इन नवपाषाणकालीन स्तरों से जुड़े हुए स्थान दिया गया है। चलिए अब देखिएगा उतनूर। तो फ्रेंड्स ये आपका उतनूर जो होगा ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है ना, चिरांद, चिरांद, चेचर, ये सब आपने पढ़ा हुआ है बिहार से। ठीक है, उसके बाद देखिए गुफकराल, तो गुफकराल आपका हो जाएगा कश्मीर, और पयम्पली तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये आपका 3, 4, 2, 1। ठीक है ना, ऑप्शन में देखिए 3, 4, 2, 1, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर आपको फिर से मिलान करना, महाजनपद है और उनकी राजधानियाँ दिया गया है। तो बहुत ही आसान है, जो पहले आपको आता है ना महाजनपद की राजधानी वो आप पहले मिला लीजिए। तो मुझे निश्चित रूप से आपको पता होगा कि अंग की राजधानी आपको चंपा याद होगा। तो देखिए बी का 3, बी का 3, तो आप देख सकते हैं बी का 3 यहाँ पर 2 जगह दिया गया है। उसके बाद आप आसानी से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ इसका जो आंसर होगा। देखिए आपका मल का कहाँ हो जाएगा, मल का कुशीनिरा या कुशीनगर था। ठीक है ना, ये आपको याद होगा। अंग का चंपा था, गांधार का आपको कहाँ पर था, तक्षशिला था, और वत्स का कौशाम्बी था। तो अब इसको मिला लीजिए आप। ठीक है ना,
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं की, जिसको कि दसराज युद्ध कहा जाता है। इसको दसराग युद्ध भी कहा जाता है, दसराग युद्ध, ठीक है ना, इस तरह से भी याद रखिएगा, दसराग युद्ध भी इसको कहा जाता है, 10 राजाओं का युद्ध। ये हुआ था आपको रावी नदी के तट पर, और ये पुरुषनी नदी है, ठीक है ना, प्राचीन नाम इसका पुरुषनी नाम है, और वर्तमान में इसको रावी कहा जाता है। ये रावी नदी के तट पर हुआ था, पुरुषनी नदी के तट पर, जिसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो फ्रेंड्स ये राजधानी राजगृह थी। प्रारंभिक राजधानी जो थी ये गिरिब्रज या राजगृह थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है ये कब शुरू हुआ। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निर्धारित नहीं है, कोई भी निश्चित डेट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए देखिए प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो देखिए जो गंगा की दक्षिण क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको मगध कहा जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। और देखिए जो तक्षशिला है ये सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था, तक्षशिला, ठीक है ना। चोल जो था ये गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। और अनर्त जो था ये महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने अभी बताया था प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था, जबकि ऑप्शन में मगध नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था। तो देखिए ये रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है, ठीक है ना, ये गुजरात में गिरनार पर्वत पर जो है ये प्राप्त हुआ है। और ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण यह संस्कृत भाषा का यह अब तक का प्राप्त सभी अभिलेखों में जो संस्कृत भाषा का अभिलेख है उनमें सर्वाधिक प्राचीन है ये। और इसी अभिलेख में सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है रुद्रदामन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो ये जो दशावतार मंदिर है देवगढ़ का, दशावतार मंदिर है जो आपको पता है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है ना, इतना तो आपको पता है, क्लियर। और वहीं इलाहाबाद का जो प्रयागराज के गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर है वो भी गुप्तकालीन है। तो गुप्त कला यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। देखिए 68वीं बीपीएससी 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, याद रखिएगा, टोटल 10 मंडल हैं। और जो नवा मंडल है उसमें नवा मंडल सोम को समर्पित किया गया है। सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ठीक है, टोटल 10 मंडल है, तो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ये फिलहाल 9वां मंडल होगा। चलिए ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो अभी मैंने आपको बताया था ये सोम को समर्पित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं प्रश्न रिपीट होता है, बीपीएससी प्रश्न रिपीट करता है, इसलिए घटना चक्र का सभी सब्जेक्ट आप बीपीएससी के लिए देख लीजिए, 17वीं बीपीएससी के लिए। चलिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है ये किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। ऋग्वेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ऋग्वेद ध्यान रखिएगा इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, 3rd मंडल में है, 3रे मंडल में है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये कौन सा दर्शन है, तो ये वैशेषिक दर्शन है, याद रखिएगा वैशेषिक दर्शन। और महर्षि कनाद जो है इस दर्शन के प्रवर्तक हैं, कौन, महर्षि कनाद, ठीक है, महर्षि कनाद। चलिए सांख्य के कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, अच्छा न्याय के कौन है, न्याय के आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है ना, न्याय दर्शन जो है उसके प्रवर्तक कौन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। अब देख सकते हैं ये प्रश्न 3-4 बार रिपीट हुआ है। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट हुआ था इनका जन्म,
ठीक है ना, कुंडग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में हुई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो यहाँ पर दिया भी गया, अभी मैंने आपको बताया भी था, पावापुरी में हुई थी। ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो ये इनके दामाद थे, और जमाली इनके दामाद हैं, ये प्रथम शिष्य थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ कहलाता है वो इसमें से कौन सा कहलाता है। तो फ्रेंड्स देखिए 14 वर्ष प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, 14 पूर्व, ठीक है ना, 14 वर्ष नहीं 14 पूर्व, यह सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। और अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, और यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है, 14 पूर्व यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म, और देखिए महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर, देवी देवताओं की मूर्ति का पूजा करना। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय को मानने वाले लोग मूर्ति पूजक नहीं थे, हीनयान को, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, यानी कि पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था। तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ या ऋषि पतनम में दिया था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और पहला उपदेश को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और पहला उपदेश इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कुशीनगर में हुई थी, आपको भी पता है। ठीक है, कुशीनगर में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। 3 पिटक है, कौन कौन से, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है ना, और ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, तो यहाँ पर बौद्ध राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो त्रिरत्न जो है जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सटीक ज्ञान जिसको कि सम्यक ज्ञान बोलते हैं, सम्यक दर्शन यानी कि सच्ची आस्था, और सम्यक चरित्र यानी कि सटीक क्रिया। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दिया गया है। जैन धर्म होगा इसका आंसर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। समान नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आत्मदमन है। देखिए गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, और वे निर्वाण के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। तो आत्मदमन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी की है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कहीं कहीं 5वां पीढ़ी बताया गया और कहीं कहीं 6ठा पीढ़ी भी इसको बताया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, कहीं कहीं इसको 5वां पीढ़ी भी बताया गया है और कहीं कहीं इसको 6ठा पीढ़ी भी बताया गया है। चलिए और कभी हुआ था क्या कि ये जो विवाद आया था, बीपीएससी ने इसको मूल्यांकन से बाहर ही कर दिया था इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। किसने आश्रय गृह के रूप में। तो फ्रेंड्स देखिए मौर्य काल में पहाड़ियों को काट करके निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था, और अशोक और उनके पौत्र जो दशरथ थे उन्हीं के समय बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काट करके आजीवक संप्रदाय के जो थे उनके लिए आवास बनाए गए थे। ठीक है ना, और अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपार, ये सभी गुफाएं जो है प्रसिद्ध थी आजीवकों के लिए। चलिए देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो ये आपके मखली गोसाल थे। ठीक है ना, मखली गोसाल थे, ध्यान रखिएगा। मखली गोसाल प्रारंभ में ये महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दिया और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है पाटलिपुत्र की उदयन ने किया था, आपको भी याद होगा। ठीक है ना,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित किया था, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। तो ये उदयन था, राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। ठीक है, चलिए अजातशत्रु का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। देखिए प्रश्न बार बार घुमा फिरा के अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है ना, तो प्रश्न रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। देखिए 4 बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि नीचे दिए गए सूची से मिलान करना आपको। ताम्रपाषाण युगीन स्थल दिया गया है और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थल की नदियाँ दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आपका अहाड़ जो होगा, अहाड़ ये आपका हो जाएगा, अहाड़ कहाँ पे, तो फ्रेंड्स ये आपका काली सिंध हो जाएगा। काय था, तो एक मिनट रुक जाइए, नहीं ये आपका हो जाएगा अहाड़ बनास, काय था आपका हो जाएगा काली सिंध, उसके बाद ये आपका हो जाएगा ताप्ती और मालवा नर्मदा, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। मैं लगा दूँ 4 3 1 2, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। 2 जैन संगतियाँ आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला जैन संगति पूछा गया है, इसका आयोजन जो हुआ था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, ठीक है ना। अजातशत्रु के समय में हुआ था, स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये लिच्छवियों के द्वारा जो है, वैशाली में लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, बार बार पूछा जाता है। प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगिरह थी, दोनों नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो बिंबिसार के जो चिकित्सक थे ये जीवक थे, ठीक है, जीवक। जब बिंबिसार ने जो है, उनके दोस्त थे अवंती के नरेश, चंड प्रधोत, जब ये बीमार हो गए थे पांडु रोग से, तो बिंबिसार ने जीवक को भेजा था उनकी देखभाल करने के लिए, उनके उपचार करने के लिए। चलिए देखिए अजातशत्रु के वंश का नाम बताइए। तो अजातशत्रु बताइए। हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र उदयन, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और ये जो आपका हर्यंक वंश है इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी प्राप्त किया था और फिर अजातशत्रु का पुत्र उदयन जो था, जिसने पाटलिपुत्र नगर बसाया था, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी प्राप्त किया, इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी इसको कहा जाता है, हर्यंक वंश को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि सैंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे किया है। तो देखिए फ्रेंड्स विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स ने। चलिए उसके बाद देखिए ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो देखिए फ्रेंड्स ये जेम्स प्रिंसप जो था, ये 1837 में जेम्स प्रिंसप, ये अंग्रेज विद्वान था, इसने अशोक का जो शिलालेख था ब्राह्मणी लिपि का उसको पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जेम्स प्रिंसप राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कालिदास ने कुमार संभवम किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है। कुमार संभवम में, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कार्तिकेय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जो हैं, कार्तिकेय, ठीक है ना, उन्हीं की कहानी, उनके जन्म की कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज इंडिका है, आपको भी पता होगा, इंडिका राइट आंसर हो जाएगा। सेलुकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए पुस्तक और लेखक का नाम यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो देखिए बृहत संहिता हो जाएगा आपका बराहमिहिर, ठीक है। उसके बाद मूसिका मसा जो है ये आपका हो जाएगा अतुला, याद रखिएगा फ्रेंड्स। राजतरंगिणी तो आपको याद ही है, कलहन और विक्रम देवचरित ये आपको बिलहन याद होगा, तो ये वाला आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप मिला लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इंडिका का लेखक कौन है।
तो अभी मैंने बताया था इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, ठीक है, इंडिका। और इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। चलिए, मेगास्थनीज दूत था, तो मैंने बताया भी था सेल्यूकस निकटर का। चलिए, उसके बाद देखिए किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो ये गुजरात में है, जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ का अभिलेख में। चलिए, उसके बाद देखिए कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये बनाया है किसने, तो कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में तमिलनाडु में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश के शासकों ने करवाया है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, मतलब मिलान करना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, पाणिनि का बताइए अष्टाध्यायी है, कामंदक का फटाफट बताइए नीतिसार है, और कालिदास का कुमार संभव है, ठीक है ना। तो इसको मिलाइए, बहुत ही आसान है, आपका 2 1 4 3 होना चाहिए आंसर। कौन सा आंसर रखा है, ऑप्शन नंबर है 2 1 4 3, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो ये राजा कलिंग नरेश खारवेल थे, ठीक है ना। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे, और ये जो उड़ीसा प्रांत का भुवनेश्वर से 3 मील दूर स्थित है उदयगिरी पहाड़ी, वहीं के हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है उसमें उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ, और यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है, और इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था, ये हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये प्राकृत भाषा में है। चलिए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कलिंग नरेश खारवेल जो थे ये आपके चेदी वंश से थे, और चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, और इसीलिए चेदी वंश से तो थे ही, लेकिन इस वंश का जो संस्थापक था ना उसका नाम था महामेघवाहन, इसीलिए इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों होना चाहिए था, दोनों होना चाहिए था, ठीक है ना, एक से अधिक इसका आंसर होना चाहिए था। चलिए, प्राचीन भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो ये बीणा बजाता था। इसके जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन था। तो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह स्कंदगुप्त था। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, और स्कंदगुप्त के हाथों वो बुरी तरह से परास्त हुए थे। स्कंदगुप्त करेक्ट आंसर होगा। चलिए, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था। अपृहत कहा जाता था किस प्रकार की भूमि को, तो बिना जोती हुई जो जंगली भूमि थी उसी भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता था, और यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है, एक टर्म है अपृहत, गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का, गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखिए चीनी यात्री सुंगयून जो है इसने भारत की यात्रा कब किया था। सुंगयून भारत की यात्रा कब किया था, तो ये 518 में भारत आया था, और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां कलेक्ट किया था, एकत्रित किया था, ठीक है। चलिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेन त्सुएंग। कौन आया था, हेन त्सुएंग आया था, आपको भी याद होगा। चलिए, हेन त्सुएंग आया था, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, तो कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, ठीक है ना, राजतरंगिणी याद होगा आपको, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, ठीक है। चलिए, और इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। उदंतपुर जो है यह आपके कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है, बिहार राज्य में अवस्थित है, और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था। तो यहाँ पर देखिए बिहार राइट आंसर हो जाएगा उदंतपुर। चलिए, उसके बाद देखिए कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे, ठीक है ना, नान्यदेव। अच्छा, कर्नाट वंश जो था इसको मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, मिथिला, ठीक है ना। और कर्नाट वंश की राजधानी जो थी ये सिमरावगढ़ थी, याद रखिएगा। अंतिम शासक हरिसिंह देव थे, अंतिम शासक हरिसिंह देव थे, ठीक है।
और संस्थापक नान्यदेव थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अभी मैंने आपको बताया है हरि सिंह देव थे, ठीक है। चलिए हरि सिंह देव। उसके बाद देखिएगा कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, किस काल में, तो ये हुआ था आपके धर्मशास्त्र के समय में, ठीक है ना। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां थी, जैसे कि अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, ये सब बहुत सारे थे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर धर्मशास्त्र के समय में देखिए कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की जाती थी, तो कनिष्क के समय में बौद्ध सभा जो थे ये आयोजित किया गया था कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, ठीक है ना। चौथी बौद्ध संगति थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था। देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है ना, तो ये कनिष्क था, ठीक है ना। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुआ था कश्मीर में। चलिए अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में हुआ था। पहला अजात शत्रु के समय में हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय में हुआ था, तीसरा अशोक के समय में हुआ था और चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। तो पहला जो है ये राजगिरी में हुआ था, ठीक है, अजात शत्रु के समय में। दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में वैशाली में, तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में और चौथा कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। चलिए प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे कौन बताइए, महाकश्यप थे, ठीक है ना, महाकश्यप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये राजगृह में हुई थी। अभी मैंने आपको बताया भी था अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। देखिए प्रश्न कितना बार पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए बुद्ध की जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है, मिलान करना आपको। देखिए जन्म जो है ये किसका प्रतीक, जन्म इनका हुआ था कहाँ पर, जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया था कहाँ पर, सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति इनको बोधगया में हुई थी। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना, नेपाल में पड़ता है ये। चलिए बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध को हुई थी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। धर्मचक्र प्रवर्तन। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो फ्रेंड्स ये कनिष्क के समय में हुआ था, ठीक है, कनिष्क के समय में हुआ था। दरअसल जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था उसके बाद ये हीनयान और महायान में 2 भाग में विभाजित हो गया था और महायान शाखा ने बुद्ध को देवता माना था और उनकी पूजा की जाने लगी थी, ठीक है, तो ये कनिष्क हो जाएगा। चलिए ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये वैशाली में थी, ठीक है ना, लिक्छियों के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए वैशाली में लिक्छियों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो 16 महाजनपदों के बारे में हमें जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से ये प्राप्त होती है। और इस 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था ये आपका मगध था। क्लियर। चलिए मगध की राजधानी हमने बताया भी था, प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगिर ही थी। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, नालंदा विश्वविद्यालय, तो फ्रेंड्स ये देखिए नालंदा कुमारगुप्त ने किया था, आपको भी याद होगा, तो कुमारगुप्त प्रथम ने, तो ये गुप्त वंश हो जाएगा। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व में प्रसिद्ध था, ठीक है, और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसेंग भी यहाँ पर आया हुआ था बौद्ध धर्म दर्शन की अध्ययन करने के लिए। देखिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया था, तो फ्रेंड्स सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए ये लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है और दूसरा कारण है, मतलब आर है। ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है। कथन कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो चुका था
और कारण कह रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। बताइए कौन सा इसमें से सही दिया गया है। देखिए दोनों हैं, ए और आर दोनों ही सही, ए और आर दोनों सही दिया गया है, परंतु ये आर जो है ना, आर ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसका व्याख्या ये नहीं करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए नालंदा महाविहार जो है ना, ये विख्यात बौद्ध पीठ और एक विश्वविद्यालय था, और यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट में स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था, और 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमणकारी के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया था। तो ऐसा नहीं कि इनको प्रश्न नहीं मिला था। चलिए, तो यहाँ पर आपका बी होगा, दोनों ए और आर सही है, परंतु आर जो है ये एक ही व्याख्या नहीं करता है। देखिए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो फ्रेंड्स 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए मगध की राजधानी कौन सी थी, तो गिरिब्रज या राजगिरे और पाटलिपुत्र भी थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मगध की प्राचीन राजधानी या प्रारंभिक राजधानी पूछ देता तब ये आंसर होता। लेकिन देखिए मगध की राजधानी तो गिरिब्रज भी रहा था और पाटलिपुत्र भी रहा था निश्चित रूप से, ठीक है ना। उदयन जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की और मगध की राजधानी बनाया था, ठीक ठीक याद करिए, था ना। तो अभी के संदर्भ में अगर हम एक से अधिक ऑप्शन होता ना तो यहाँ पर एक से अधिक आंसर इसका लगाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो प्राचीन राजधानी जो थी मगध की प्रथम राजधानी जो थी ये कौन सी थी, तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि गिरिब्रज या राजगिरी थी, ठीक है ना। कोई नहीं राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया था। नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये विशाखदत्त है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस आपको याद होगा। विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस याद रखिए किसकी है, विशाखदत्त की है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। चलिए और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन भी कहा गया है मुद्रा राक्षस में, तो यह आपका विशाखदत्त का है। चलिए मुद्रा राक्षस का लेखक कौन से हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था विशाखदत्त हैं। चलिए निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो सिकंदर का समकालीन जो था ये धनानंद था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, चलिए नंद वंश का ये शासक था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः, यहाँ पर देखिए शब्द मुख्यतः लगा हुआ, मुख्यतः बना हुआ था किसका, तो मुख्यतः ये बना हुआ था लकड़ी का, ठीक है ना। लकड़ी का यह भव्य राजप्रसाद बना हुआ था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि बोधिसत्व पद्म मणि की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व पद्म मणि की पेंटिंग जो है यह अजंता में स्थित है, अजंता में स्थित है, याद रखिएगा अजंता में स्थित है। चलिए अजंता की गुफा आपको याद होगा महाराष्ट्र में है। देखिएगा कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है और आपको इसमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। नीचे यहाँ पर आपको दिया गया है, गलत कथन चुन करके इसमें से बताना है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा इसमें से गलत कथन ये बिहार के वर्तमान बांका में है, नहीं विक्रमशिला जो है ना ये बांका में थोड़ी पड़ता है, विक्रमशिला जो है ये बांका में नहीं पड़ता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये गलत दिया गया है, तो ये वाला तो गलत हो गया आपका पहला। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने, नहीं विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया था, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा यहाँ पर गलत दिया, बाकी तीसरा चौथा सही है, पहला और दूसरा गलत है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय किन के द्वारा स्थापित किया गया था, तो अभी मैंने आपको बताया था किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा, ठीक है ना, धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम, देखिए फिर से पूछा गया है, ये प्रश्न रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था। कौन सा मौर्य शासक था जिसने दक्कन की विजय प्राप्त किया था, तो फ्रेंड्स ये चंद्रगुप्त था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य आपका ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो यह कौन सा अभिलेख है, तो फ्रेंड्स ये रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख है।
रुद्रदामन का ये जूनागढ़ का अभिलेख है, जिससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां पर सुदर्शन झील बनवाया था। तो ये रुद्रदामन है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो इसमें से आप देख सकते हैं अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। ठीक है ना, श्रीलंका इसमें से नहीं था, श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सब था। देखिए अशोक के शासन काल में बौद्ध और श्रीलंका में धर्म प्रचार करने के लिए इन्होंने भेजा था संघमित्रा को। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, और ये तीसरा बौद्ध सभा था जैसे मैंने आपको बताया है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा है। ठीक है ना, प्राकृत भाषा है। तो यहाँ पर देखिए प्राकृत दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। तो यह लिपि जो है ये खरोष्टी लिपि थी, खरोष्टी लिपि है। ठीक है ना, जो आपके दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप इन सबको दिया जाता है, कनिंघम इन सबको दिया जाता है। चलिए, और यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। देखिए अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म यानी कि धर्म का मूल संदेश क्या है? तो देखिए ये अशोक का धर्म यानी कि धर्म एक नैतिक संहिता थी, और अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासीनवे बहुकायाने दया दाने सच्चे सोचइये माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार के अशोक के धर्म के मूल संदेश शांति और अहिंसा ही सबसे बड़ा जो है इसमें मूल मंत्र है। एक से अधिक राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चले, शांति, अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, बड़ों का सम्मान। चले, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये भाब्रू स्तंभ है, भाब्रू स्तंभ है। ठीक है ना, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये प्रियदर्शी के नाम से। ठीक है ना, अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, ठीक है ना, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी, तथा बात करें तो एक देवनाम प्रियदर्शी भी है और एक देवनाम प्रिय भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए प्रियदर्शी दिया गया है। चलिए, अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो फ्रेंड्स ये जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है ना, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के दिल्ली टोपड़ा अभिलेख को पढ़ने में इसको सफलता मिली थी। जेम्स प्रिंसेप 1837 में। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये राजनीतिक नीति है इसमें मूलतः। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका राजनीतिक शास्त्र का यह एक अद्वितीय ग्रंथ है, और इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है कौटिल्य ने। चलिए, चाणक्य, वानभट्ट, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य एक ही नाम है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पर आंसर इसका ई होगा, एक से अधिक। देखिए मैंने बताया था जो अर्थशास्त्र है ये इसमें जो है फ्रेंड्स विदेश नीति की भी व्याख्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास और विदेश नीति, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? कांचीपुरम में इसमें से जो है ये कौन सा मंदिर है? तो ये आपका एकाम्बरेश्वर मंदिर है। ठीक है ना, ये मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और ये देवादिदेव महादेव जी को समर्पित है यह मंदिर, और पल्लव जो शासक थे उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट का क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित? तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं आपने पढ़ा भी है, ये आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि फायान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में था, नहीं, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हेन्सवांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा किया था, नहीं, ये आया था आपके किसके समय में? हेन्सवांग। तो यह हर्षवर्धन के समय में आया था। कौन सा सही है? तो न तो एक है और न तो दो है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अभी मैंने बताया था फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, और हेंसवेंग आया था आपके हर्षवर्धन के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है। तो फ्रेंड्स ये 7 श्रेणी है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद। ठीक है ना, तो ये 7 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, जैसा अभी हमने प्रश्न को करा भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है। किस युग में किया गया, मतलब कौन सा इसमें से सही दिया गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा कि ये जो मतविलास प्रहसन है यह महेंद्र वर्मन प्रथम का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका सही दिया गया। देखिए कृष्णदेव राय जी की जो है, कृष्णदेव राय की, यह आपका अमुक्त मल्याद कृष्णदेव राय की है। ठीक है, तो यहाँ पर बी जो है ये राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए ये जो यहाँ पर देख सकते हैं सम्रांगन सूत्रधार, ये आपका राजा भोज का है, ये भोजदेव का है। ठीक है ना, ये परमार वंश के हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मानसोल्लास जो है ये किसकी रचना है। तो मानसोल्लास जो है ये सोमेश्वर तृतीय की रचना है, सोमेश्वर तृतीय की, यहाँ पर सोमेश्वर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन बी बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा है। तो इसको एक अज्ञात जो है व्यक्ति ने लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई नहीं राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो यह आपका मेगास्थनीज का इंडिका है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र के किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो ये उदयन ने बनाया था। ठीक है ना, तो उदयन ने बनाया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो उदयन बनाया था, उदयन ने बनाया था। तो उदयन तो विकल्प में दिया ही नहीं गए हैं। ठीक है ना, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य मतलब इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला तो शासक इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। वैसे उदयन भी याद रखिएगा, हमने पढ़ा भी है इससे पहले। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो किया था, ये किया था आपको बिम कॉडफिसेस ने। ये कुषाण वंश का जो है शासक था बिम कॉडफिसेस, और आपको पता है कुषाण शासकों के द्वारा ही व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया गया था भारतीय उपमहाद्वीप में। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है स्वर्ण मुद्रा के प्रचलन में। चलिए तो ये बिम कॉडफिसेस हो जाएगा। चलिए प्रधोत कहाँ का राजा था। प्रधोत जो थे ये अवंती के राजा थे। कहाँ के, बुद्ध के समय की बात है। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रधोत थे। ठीक है, और जब ये पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे तो बिंबिसार ने अपने जो राजवैद्य थे जीवक, उनको इनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। देखिए हुन राजा तोरमाण किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था। तो तोरमाण जो था ये पराजित किया था प्रकाश वर्मन के द्वारा। ठीक है ना, प्रकाश वर्मन के द्वारा। तो प्रकाश वर्मन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तंजावुर में पड़ता है, और ये आपको चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, और इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण जो है उल्लिखित है। बताइएगा राइट आंसर इसमें क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका है कि भानुगुप्त का ऐराण्य अभिलेख जो है, भानुगुप्त का ऐराण्य अभिलेख में विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। ठीक है, इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक जो सेनापति है उसकी मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। देखिए शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर जो है राज किया था। शुंग के बाद कौन से वंश आया था। तो देखिए जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदत्त, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था, और देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने पराजित करके मतलब षड्यंत्र से मार करके कण्व वंश की स्थापना किया था। तो यहाँ पर देखिए कण्व वंश राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख से, हमने कई दफ़ा इसको डिस्कस भी कर लिया है।
चलिए देखिए, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो ये शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना था, लेकिन रामगुप्त का जो भाई था, छोटा भाई इसका चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी ने उसको पराजित किया था और उसके बाद ये राजा बना। और ये रामगुप्त की पत्नी जो थी उनसे विवाह भी कर लिया था, ध्रुव देवी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि नगरों का क्रमिक पतन जो है किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? नगरों का क्रमिक पतन जो है ये किस काल की एक प्रमुख विशेषता है? तो ये गुप्त काल की है। ठीक है फ्रेंड्स, गुप्त काल की। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? उत्तर भारतीय व्यापार के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये व्यापार जो होता था ना उत्तर भारत के साथ, जो दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, इन देशों में होता था। ठीक है, और पश्चिम भारत का प्रमुख बंदर था भड़ौच, भृगु कच्छ। ठीक है ना, जहाँ से पश्चिम में व्यापार होता था। और एक ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति जो था उत्तर भारत के साथ व्यापार होता था। और जो भरौच था या भृगु कच्छ, यहाँ पर आप भरौच देख सकते हैं, यहाँ पर ताम्रलिप्ति, दोनों दिया गया। तो एक से अधिक राइट आंसर होगा उत्तर भारतीय व्यापार के लिए। 1 मिनट रुकिए। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग होता था। ठीक है, वो पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भरौच, जहाँ से उसके अलावा एक कल्याण और कैम्बे भी था। कल्याण और कैम्बे, यहाँ पर देखिए कल्याण भी दिया गया और कैम्बे भी दिया गया। तो ये कल्याण और कैम्बे जो था ये उत्तर भारतीय व्यापार होता था, कल्याण, कैम्बे। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए ताम्रलिप्ति भी दिया गया है। चलिए, तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा ग्राम जो है ब्राह्मणों को और मंदिरों को ये दान में दिए थे। ये कौन? तो ये गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है ना, गुप्त वंश के शासक थे, याद रखिएगा। गुप्त वंश राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो फ्रेंड्स ये दर थी उपज का 1/6 भाग। ठीक है ना, उपज का 6वां भाग। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो भागवत अर्थात वैष्णव धर्म की बात किया जा रहा है। और ये आपके गुप्त वंश के समय चरम उत्कर्ष पर था। गुप्त वंश के राजाओं का जो वैष्णव धर्म का चरम उत्कर्ष गुप्त काल के राजाओं के काल में हुआ था। और आपने देखा होगा कि उनका जो राज्य चिन्ह था वो शायद गरुड़ था। ठीक है ना, और गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, ये आपको पता भी है। तो चलिए ये आपका गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या किया था। ठीक है, तो ये आर्यभट्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, सुश्रुत, एक सुश्रुत हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और इसमें से नाम है, इसमें से देखिए अब सौमिला जो है ये नाटककार हैं। ठीक है, सौमिला जो है ये क्या है? गुप्तकालीन नाटककार हैं। उसके बाद देखिए शूद्रक हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए शूद्रक भी दिया गया है। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार हैं, सौमिला भी नाटककार हैं। और एक सौनक दिया गया है यहाँ पर। ठीक है ना, एक सौनक दिया गया, ये ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। ठीक है ना, और इसमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर गुप्तकालीन पूछ रहा है। तो ये आपके सुश्रुत जो है गुप्तकालीन के समकालीन नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन ई होना चाहिए इसका आंसर, कोई नहीं। ठीक है ना, कोई नहीं इसमें से आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? वर्धन वंश की स्थापना जो है किसने किया है? तो देखिए वानभट्ट की जो रचना है हर्षचरित्र, इसका अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने थानेश्वर या स्थानेश्वर में किया था। और हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए चीनी यात्री हेन्सवेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा में किया था। ठीक है ना, नालंदा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए हेन्सवेंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा था। मथुरा उस समय एक औद्योगिक नगरी थी। ठीक है, तो मथुरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कवि वान जो थे, वानभट्ट की बात किया जा रहा है, किस कहाँ के निवासी थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है ना,
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग। तो चीनी यात्री था इत्सिंग और ये 671 या 72 में जो है यह अपने 37 बौद्ध भिक्षुओं के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से इसने जो है भारत आया था, ठीक है ना। और 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में यह अध्ययन किया था। 693-94 में लगभग सुमात्रा होते हुए यह चीन लौट गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार का भ्रमण किया था तो मैंने आपको बता दिया सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था 675 से 685 तक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स ये आपके कुमार गुप्त थे, ठीक है, और विक्रमशिला के धर्मपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाशक थे। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जावा सुमात्रा से इनका संपर्क था, ठीक है ना। जावा सुमात्रा के एक शासक थे शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव पुत्र, उन्हीं के अनुरोध पर जो है उसने उनको जो है नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया गया था, ठीक है ना। ये दिया था देवपाल ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वर्णभूमि का वह शासक कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान के लिए जो है प्रार्थना किया था। तो अभी मैंने बताया था ये बालपुत्र देव थे, ठीक है ना। शैलेंद्र वंशी थे ये बालपुत्र देव। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो ये चंदेल शासक थे, ठीक है ना, चंदेल वंश के जो शासक थे। और यहाँ के जो मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है, मतलब सबसे उत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। अच्छा संगम साहित्य में देखिएगा तो आपका किसका उल्लेख नहीं है, तो संगम साहित्य में जो है आपका चेर चोल और पांड्य का उल्लेख है, कदम्ब नहीं है, ठीक है। चलिए संगम युग में उरैयूर जो था ये किसके लिए विख्यात था। उरैयूर जो था ये किसके लिए विख्यात था, तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर, ठीक है, उरैयूर था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर ये उरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी और यह कारी एवं वाराणम नामों से प्रसिद्ध था, ठीक है ना। संगम युग में उरैयूर कपास और सूती वस्त्र का एक बहुत बड़ा केंद्र था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, यहाँ पर लेखक बना लीजिए। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रवरदाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रवरदाई, ये पृथ्वीराज के दरबारी कवि हैं चंद्रवरदाई, ठीक है। चलिए पृथ्वीराज रासो नाम की पुस्तक किसने लिखा है, तो चंद्रवरदाई ने लिखा है। स्वप्न वासवदाता के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स स्वप्न वासवदाता के लेखक जो हैं ये भास हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो ये कालिदास की रचना है। किराता अर्जुनियम जो है ये किसकी रचना है, किराता अर्जुनीय, तो ये भारवी की रचना है, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो फ्रेंड्स ये आपका मिलिंद पन्हो है, पाली भाषा में है। बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा लिखा गया है मिलिंद पन्हो। इसमें नागसेन और मेनांडर के बीच जो वार्तालाप है उसका वर्णन है, इसमें किसी भी व्यापारिक मार्ग का वर्णन नहीं मिलता है। चलिए उसके बाद देखिए हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा है। चलिए चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ठीक है। कौन था, विजयालय था, क्लियर, याद रखिएगा। जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था, तंजौर इनकी राजधानी थी। चलिए चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो इनका जो चोल काल का जो आपका जो अस्थाई व्यवस्था, जो अस्थाई स्वशासन जो व्यवस्था था ना, इनका जो आपका विलेज असेंबली ग्राम पंचायत, इसके लिए काफ़ी फेमस थे, ठीक है। चलिए कौन सा देखिए मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो अभी हमने कवर किया है चोल वंश था। प्रश्न रिपीट हो रहा है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे, तो देखिए जो आकर्षक द्वार थे इनको कहा जाता था गोपुरम, ठीक है ना। पांड्य और चोल राजाओं के शासनकाल में द्रविड़ शैली जो है ये पनपी थी और पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे और इनके प्रवेश द्वार जिसको गोपुरम कहा जाता था,
ठीक है ना। चलिए गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म का। चलिए अजात शत्रु किस वंश का था, ये पूछा गया, अजात शत्रु के डायनेस्टी का नाम, तो ये हर्यंक वंश का था, बिंबिसार का बेटा है अजात शत्रु, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स ये आपके अलार कलाम और रामपुत्र हैं, ठीक है ना, रुद्रक रामपुत्र। तो ये अलार कलाम ये आपके गुरु हैं इनके। चलिए उसके बाद देखिए अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य में सहायता करता था। अष्टप्रधान शिवाजी का मंत्रिमंडल था। और एक अष्ट दिग्गज है, अष्ट दिग्गज, जो कि आपके 8 जो तेलुगु साहित्य के विद्वान हैं, ठीक है ना, ये कृष्णदेव राय के संबंधित हैं, अष्ट दिग्गज। चलिए उसके बाद देखिए अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो ये शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान किसकी मंत्री परिषद थी, तो ये शिवाजी की मराठा प्रशासन में। उसके बाद देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये बृहदत्त था। इसी की हत्या किया था पुष्यमित्र शुंग ने और मगध पर शुंग वंश का स्थापना किया था। मौर्य के बाद शुंग आए थे, शुंग के बाद कन्नव आ गए, ठीक है ना। चलिए अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो ये बृहदत्त था। देखिए प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है रिपीट करके, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त किया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ये आपका है जाम्बिक ग्राम में, ठीक है ना, जाम्बिक ग्राम में। चलिए रिजुपालिका नदी के तट पर। चलिए अंग महाजनपद की राजधानी पूछा गया है, तो अंग की राजधानी चंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, तो कलहन की राज तरंगिणी है ना, ये मेगास्थनीज की है। चलिए अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी किया गया था। बताइए, तो फ्रेंड्स ये जारी किया गया था सातवाहनों के द्वारा, ठीक है ना, सातवाहन वंश जो थे इन्हीं के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया है, तो फ्रेंड्स ये रोमिला थापर, ठीक है ना। उनका मत था कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है, रोमिला थापर। चलिए प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था, तो इलाहाबाद प्रशस्ति ये संबंधित है किससे, तो समुद्रगुप्त से, और इसको लिखा है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है बराबुदूर, और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है, भारत जावा कला का, ठीक है ना, भारत जावा कला का। और ये बराबुदूर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, भारत जावा कला का। चलिए देखिएगा कि महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था। हर्यंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और ये 15 वर्ष की उम्र में जो है मगध की गद्दी संभाली थी इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित किया गया, बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया गया था आपके चेदी वंश के शासक खारवेल के द्वारा। खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला पर स्थित गोरखगिरी को विजित किया, ठीक है ना। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है, और यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। मैथिली भाषा का विकास, तो ये कर्नाट वंश के शासक थे, राजधानी सिमरावगढ़ थी, और इन्हें मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है कर्नाट वंश के शासनकाल को। तो मैंने आपको बताया था नान्यदेव इसके संस्थापक हैं और हरि सिंह देव आखिरी शासक हैं। चलिए मिलान करना है यहाँ पर। देखिए चरक का आपका क्या हो जाएगा, चरक जो थे ये क्या थे, एक आयुर्वेदाचार्य थे, यानी कि चरक संबंधित थी चिकित्सा से, ठीक है ना, चरक संहिता इनकी है। अच्छा ब्रह्मगुप्त क्या थे, एक गणितज्ञ थे। वराहमिहिर क्या थे, तो एक ज्योतिष थे, ठीक है ना, वराहमिहिर। और विशाखदत्त एक नाटककार है, मुद्रा राक्षस इनकी रचना है। तो राइट आंसर अब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में, देखिए 2 1 4 3 दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखा गया है। नीतिसार जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट है, ये कामंदक की रचना है, ठीक है। चलिए अच्छा कौटिल्य की रचना जो है क्या है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आखिरी क्वेश्चन है, पूरा मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री घटना चक्र 470 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए कवर करा दिया है। देखिए चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन
मेघवर्मन ने गया बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के पास एक मिशनरी भेजा था? तो फ्रेंड्स ये भेजा था, मेघवाहन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए और जिसने लाइक नहीं किया अब तक प्लीज़ वो लोग लाइक कर दीजिए।